गमन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में आपको 1857 के विद्रोह के बारे में बता दिया था। उसके आगे क्या परिवर्तन हुए उसके बारे में हम आज यहाँ चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, जो 1857 की क्रांति थी उसके बाद हमारे यहाँ भारत में ब्रिटिश शासन में ने कई बदलाव किए, जिसके अंतर्गत ब्रिटिशों को ये महसूस हो गया था कि भारत में शासन करना भारतीयों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने सहयोग की नीति को अपनाया और इसके अंतर्गत उन्होंने 3 अधिनियम पारित किए। 1861 का अधिनियम, 1862 और 1909। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, सबसे पहले हम 1861 का अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत ये अधिनियम एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे भारतीय इतिहास के लिए, भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। बट इसमें कई त्रुटियां भी थी। बट हम सबसे पहले इसकी विशेषताओं के बारे में जान लें। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम क्या 2 महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। सबसे प्रथम था गवर्नर जनरल की विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया तथा उन्हें विधायी कार्य से संबंधित कर दिया गया था। फ्रेंड्स, इससे पहले हमें ब्रिटिश शासन में विधायी कार्यों से संबद्ध नहीं किया गया था तथा हमारी राय को महत्वपूर्ण भी नहीं माना जाता था। इसके बाद उन्होंने विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत केंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी, लेकिन इसमें उसको खत्म करके इसने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः प्रदान करके विकेंद्रीकरण की शुरुआत की थी। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि इसमें सहयोग नीति को अपनाया गया और भारतीयों को शामिल किया गया। तो इसके अंतर्गत ब्रिटिशों ने 3 लोगों को शामिल किया था। बंगाल के राजा, पटियाला के महाराजा तथा सरदिनकर राव को इसमें शामिल किया गया था। बट इसमें एक सहयोगी अधिनियम भी साबित हुआ, लेकिन इसमें कई त्रुटियां भी थी कि इसके तहत गवर्नर जनरल को सारे अधिकार दे दिए गए थे और ये बजट पर बहस नहीं की जा सकती थी, प्रश्न नहीं किए जा सकते थे। इसलिए इस भारतीयों ने इस अधिनियम का विरोध किया था। उसके बाद क्या हुआ कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि ए.ओ. ह्यूम थे इसके प्रणेता, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की थी और इसके W.C. बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। दोस्तों, कई बार ये प्रश्न आता है पेपरों में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी और कौन से सन में की गई थी। तो ये आप याद रखें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी और ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में की गई थी। दोस्तों, वैसे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई अधिवेशन हुए, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में हुआ था, जो कि बम्बई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता भी W.C. बनर्जी ने ही करी थी। इसके अंतर्गत प्रस्ताव रखा गया था कि गवर्नर जनरल की जो विधायी परिषद है उसका विस्तार किया जाना चाहिए तथा उसमें सुधार किया जाना चाहिए, और ये मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्येक अधिवेशन में बराबर होती रही, जिसका अंग्रेजों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसका 5वां अधिवेशन 1889 में किया गया था। इसमें भी वही मांग दोहराई गई कि गवर्नर जनरल की परिषद को विस्तार तथा उसमें सुधार किया जाना चाहिए। इसके लिए इसमें 1889 में रूपरेखा तैयार की गई थी। इसके बाद क्या हुआ कि 1891 में क्योंकि ब्रिटिश भारतीयों को उतनी महत्ता नहीं देते थे, इसलिए उन्होंने 1891 में भारतीयों ने ये मांग की कि अगर हम हमारे द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से हम विधानमंडल में अगर अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं तो भारत में शासन करना संभव नहीं हो पाएगा। इसका प्रभाव ये हुआ कि 1892 में भारत परिषद एक्ट लाया गया। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि बार बार मांग की जा रही थी कि गवर्नर जनरल की परिषद में सुधार किया जाना चाहिए तथा उसका विस्तार किया जाना चाहिए। तो उसी का परिणाम ये हुआ कि गवर्नर जनरल की परिषद की में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 किया गया तथा इसके अंतर्गत जो कि बजट पर बहस करने का अधिकार पहले नहीं प्राप्त था, बट इसके अंतर्गत परिषदों को विधायी कार्यों के अलावा बजट पर विचार करने का भी अधिकार दिया गया था। इसके बाद आया आपका मार्लियामेंटो सुधार
1909। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार कौन से सन में आया था और किस लिए लाया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि मार्ले मिंटो सुधार बेसिकली मुस्लिमों के लिए मुस्लिमों के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए लाया गया था। इसी के अंतर्गत इस अधिनियम के द्वारा ही प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। इसके अंतर्गत क्या होता था कि केवल मुस्लिम सदस्य मुस्लिम सदस्य को केवल मुस्लिम मतदाता ही चुन सकते थे। ठीक है। और मिंटो को ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहा जाता है। ये अक्सर पूछा जाता है कि किसको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहा जाता है, तो मिंटो को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1919। इसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी रूपरेखा मॉन्टेग और चेम्सफोर्ड, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, इन लोगों ने ही तैयार की थी इसकी रूपरेखा। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया था कि इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय सूचियों को जानकर उन्हें अलग अलग कर दिया गया था तथा देश में द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ किया गया था। राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया था, जिसमें निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचित प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर ही किया जाना था। ऐसे पहले की तरह नहीं कि ऐसे ही कर लेते थे, लेकिन इसमें और 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और इसमें क्या हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट बजट को अलग कर दिया गया। मीन्स केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। लेकिन जो सत्ता थी, जो ढांचा था वो सरकार का, वो ऐसा नहीं था कि केंद्र सरकार अपने अलग निर्णय ले रही हो, राज्य सरकार अलग ले रही, नहीं। इन दोनों को मतलब जो अधिकार वो होता था ढांचा, वो एकात्मक था। मतलब जब एक केंद्रीय और राज्य सरकार अलग अलग निर्णय लेती थी तो उसमें जो निर्णय जो मान्य होता था वो केंद्र सरकार का ही होता था। फ्रेंड्स, आज यहीं तक है। कल हम अधिनियम 1935 और 1947 के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इसके MCQs लगाएंगे। फ्रेंड्स, मेरे कुछ कई मित्र मुझसे मांग कर रहे थे कि आपने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया तथा उसका क्यों इतने सारे एक्ट क्यों लाए गए, क्यों विरोध हुआ। तो शायद आपको पता नहीं है, आपने मेरे वीडियो अच्छे से देखा नहीं है कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि मुग़ल बादशाह शाह आलम ने ही बक्सर के युद्ध में विजय प्राप्त करके अंग्रेज़ों को दीवानी अधिकार दिए थे, जिसके बाद ही उन्हें भारत में शासन करने के लिए प्रेरणा मिली थी और उसी से उनका एक स्टेप आगे बढ़ गए थे वो कि हम शासन यहाँ कर सकते हैं। दूसरा ये कि एक्ट लाने का पर्पस ये नहीं है कि कोई पुराने एक्ट का विरोध हो रहा है तो हम नया एक्ट लाएं। हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो हम कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं ना। तो उसी के तहत नए नए अधिनियम ब्रिटिश शासन में सुधार करने के लिए लाए गए थे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ अगर मैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे इतना टीचिंग एक्सपीरियंस अभी नहीं है गाइस, मेरा फर्स्ट टाइम है तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, बट मैं डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करूँगी। थैंक यू।